हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्लास 10th की साइंस में, मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन के लिए क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं, और लाइट के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की थी कि प्रकाश क्या है और इसको और क्या क्या टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ बताया, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट की वेवलेंथ जो है वो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि जो लाइट है इसके रिफ्लेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सरफेस जो हो एक साइड से पॉलिश्ड हो, एक साइड से पॉलिश्ड हो मतलब कलई किया गया हो। ठीक है, तो उस सरफेस पे अगर लाइट है पड़ रही है तो उस कंडीशन में वो रिफ्लेक्ट होगी, और ऐसे सरफेस हम मिरर बनाकर तैयार करते हैं। फिर मैंने मिरर के बारे में भी एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपको यहाँ पे दो टाइप के मिरर पढ़ने हैं, जिसमें पहला मैंने बताया था कॉनकेव मिरर, दूसरा बताया था कॉन्वेक्स, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब अगर बनेगा, अगर रिफ्लेक्ट होगी लाइट, इमेज अगर बनेगी तो कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी, क्या उसका साइज़ होगा, क्या वो वास्तविक बनेगी, क्या वो आभासी बनेगी। ये सारे पॉइंट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सक्सेस अड्डा फॉर यू। चलिए तो डिस्कस करते हैं अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। आज हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। चलिए, अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है दोस्तों, तो प्यारे बच्चों, आपने अभी तक देखा कि अवतल दर्पण के लिए हमने बताया था कि ऐसा सरफेस जो एक तरफ से पॉलिश कर दिया गया हो और वक्राकार हो, उससे दर्पण बनता है। अवतल दर्पण की कंडीशन में हमने आपको बताया कि खोखले गोले को अगर बाहर से पॉलिश कर दिया जाए और उसका परावर्तक तल अंदर बन जाए तो इस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण अगर बनाने की बात करते हैं तो इस तरीके से ये हमारा कर्व होगा और हम बाहर से इसको कर दे रहे हैं पॉलिश्ड। सो बाहर से पॉलिश करने के बाद में ये हमारा तैयार हो गया अवतल दर्पण। इसका, इस वक्र का, इस दर्पण के जो वक्र है इसका मध्य बिंदु जो होगा उसी को हम कहते हैं ध्रुव, और इसे ही कहा जाता है पोल। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मैंने इसके बारे में और भी डेफिनेशन क्लियर की थी कि इस ध्रुव से वक्र के केंद्र को, इस ध्रुव से वक्र के केंद्र तक की दूरी को r से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे कहा जाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है बच्चों, और इसके केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चों, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को हम फोकस के नाम से जानते हैं। इसी को फोकस अथवा मुख्य फोकस भी कहते हैं, फोकस अथवा मुख्य फोकस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो रहा हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और इस पे इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, इस पे प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होगा, इसी के बारे में हमें स्टडी करनी है, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए वस्तुओं को हम अलग अलग दूरी पर रखेंगे। कभी अनंत पे रखी जाएंगी, कभी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी जाएंगी, कभी वक्रता केंद्र पे रखी जाएंगी,
कभी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ नियम हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, तो आपको उस नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए डिस्कस करते हैं क्या है वो नियम। पहला नियम है, फर्स्ट लॉ है इसका, पहला नियम है बच्चों, बताता है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के पश्चात वह फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात। अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो कहाँ जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। कहाँ से बेटा? फोकस से। ठीक है, अगर इस पे आप समझें तो ये जो मुख्य अक्ष है हमारा, मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जैसे वो अनंत से आ रही हैं। तो देखिए, मान लीजिए इस स्टेटमेंट को अगर ध्यान में रखा जाए, यहाँ पे इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है, इस पे इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद में कहाँ से होती हुई जाएगी? फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे पड़ी, परावर्तित हुई और कहाँ से फिर निकल गई? फोकस से होते हुए निकल गई, फोकस से होते हुए गुजर गई। तो ये हमारा पहला नियम है जिसको जानना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? सेकेंड लॉ में ये जस्ट इसका अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई जाती है, अगर कोई प्रकाश की किरण कहाँ से जा रही है बच्चों? फोकस से होती हुई अगर जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इनफाइनाइट को चली जाएगी, अनंत को चली जाएगी। समझिए बात को। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है और इसकी रे हम डाल देते हैं फोकस पर। कोई प्रकाश की किरण है जो यूँ समझिए आपकी डायरेक्ट ये फोकस पे आ रही है, तो परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद, यहाँ पड़ने के बाद ये सीधे कहाँ चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। बच्चों ये कहाँ चली जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और मुख्य अक्ष के जो समांतर होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं? इनफाइनाइट की तरह ट्रीट करते हैं। समझ में आया बच्चों? मैंने पहली कंडीशन में आपको बताया, अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ मिलेगी? फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस पर आ रही है, फोकस पे आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ जाएगी? अनंत को चली जाएगी। तो दो रूल हमारे कंप्लीट हुए। पहला, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस को जाती है। दूसरा, फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अनंत को चली जाती है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन क्या है? अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है, कहाँ पे है बच्चों? वक्रता केंद्र पर। इसी को बच्चों कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है अगर कोई वस्तु, वक्रता केंद्र पे है, यहाँ पर कोई अगर वस्तु स्थित है तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, एक बार फिर से समझ ले बच्चों इसको इरेज करके क्लियरली, जिससे आपको दिक्कत ना हो। हम डिस्कस कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में और उसी को लेकर हम कुछ नियम पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम बता रहे हैं ये हमारा वक्रता केंद्र था। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है, अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही, थोड़ा सा टेढ़ा बढ़ गया बच्चों, तो आप थोड़ा सा समझदार हैं, हम समझ रहे हैं, सो आप इसको थोड़ा सा सुधार लें। और अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद आएगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, इंसिडेंट होने के बाद फिर इसी पाथ में वापस लौट जाएगी,
फिर इसी पाथ में, फिर इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। सो 3 नियम आपके कंप्लीट हुए। अगर कोई प्रकाश की किरण अनंत से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से होती हुई जाएगी। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होती हुई जा रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो अनंत को चली जाती है। और तीसरा नियम आपका बना कि अगर कोई प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, मतलब वक्रता केंद्र से होती हुई आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फिर से कहाँ लौट जाएगी, वक्रता केंद्र पर लौट जाएगी। तो ये 3 मुख्य नियम आपको समझने थे, इनसे ही हम आगे का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो इनके साथ साथ और कुछ मुख्य बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कंडीशन, जिसमें बताया जा रहा है जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। चलिए बनाते हैं अवतल दर्पण। सो बच्चों, ये है हमारा कर्व, इसको हमने ऐसे किया ड्रॉ और बन गया ये अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण का हो गया सेंटर पॉइंट, इसको कहा जाएगा ध्रुव। क्यों बच्चों, इसको क्या कहा जाएगा, ध्रुव कहा जाएगा। और इसी को हम नाम देते हैं पोल। इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका जो मिड पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको कहेंगे फोकस। यहाँ से यहाँ की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से जानना है। तो अब हम मानते हैं कि कोई वस्तु जो है वो अनंत पर स्थित है, अनंत पर स्थित है। ठीक है बच्चों, एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान देना है कि किसी भी दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें कम से कम 2 किरण गुजारने की ज़रूरत होती है, या 2 लाइट इंसिडेंट कराने की ज़रूरत होती है। ठीक है, 2 एंगल से जब उसको देखते हैं तभी हमें क्लियर कट बात पता लगती है कि वो किस पॉइंट पे दोनों किरणें मिल रही हैं, और जिस पॉइंट पे मिलती हैं इमेज भी वहीं पर बनती है। क्लियर बच्चों, चलिए देखते हैं आगे। तो अभी हम ट्रीट कर रहे हैं कि वस्तु हमारी कहाँ है, अनंत पर है। जब अनंत पर है तब प्रकाश की जो किरण है हम मान रहे हैं कि वो अनंत से आ रही है। अब अनंत से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, पैरेलल आएगी। और हमने क्या पढ़ा था पहले रूल में, पहला रूल हमें क्या बताता था कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर हुए जाती हैं, फोकस से होती हुई जाती हैं। कोई डाउट बेटा, कोई दिक्कत किसी को नहीं? बहुत ही अच्छी बात है, आप लोग समझते रहिए, चलते रहिए आराम से। चलिए अगली कंडीशन क्या है, एक और लाइट हम लेंगे, एक और बीम लेंगे और यहाँ से उसको इंसिडेंट करा देंगे। मुख्य अक्ष के समांतर है तो परावर्तन के पश्चात ये भी कहाँ से होती हुई जाएगी बच्चों, फोकस से होती हुई जाएगी। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, एक दूसरे से फोकस पे मिल रही हैं। दोनों किरणें एक दूसरे से कहाँ मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो 2 किरण आरेख थे जिससे हमें समझना है। अब इनमें क्या क्या पॉइंट हमें जानना होता है, क्या क्या पॉइंट डिफाइन करना होता है, चलिए एक बार उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जब इस तरीके से किरण आरेख बन जाएगा बच्चों तो 4 क्वेश्चन, मेनली 4 क्वेश्चन आपके अराइजेस होते हैं। पहला आपका क्वेश्चन अराइज होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। पहला क्वेश्चन अराइज होगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आप जान रहे हैं, फोकस पे बन रहा है। क्यों बेटा, कोई दिक्कत नहीं, प्रतिबिंब कहाँ बनना है, फोकस पे बनना है। दूसरा क्वेश्चन जो अराइज होता है कि वस्तु का प्रतिबिंब, या फिर यूँ समझ लीजिए कि प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा इरेज निकला कि आकार क्या होगा, आकार क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आकार क्या होगा। दूसरी कंडीशन है कि वास्तविक होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा, वास्तविक होगा या आभासी होगा। और लास्ट क्वेश्चन जो अराइज होता है, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा। कैसा का अर्थ यहाँ पे है सीधा, सीधा या उल्टा। ठीक है बच्चों, तो 4 मेजर क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं। एग्जाम में भी आपको दे दिया जाएगा कि
कि कोई प्रकाश की किरण यदि किसी अवतल दर्पण पर अनंत से आ रही है और रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ पर मिलेंगी? तो आप कह सकते हैं फोकस पे मिलेंगी। कह सकता है कि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, तब आप बताइए कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तब आप कहेंगे फोकस पर बनेगा। या फिर पूछ सकता है कि उस प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आकार के बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखिए और हमारे साथ बने रहिए। चलिए, फिर आपसे पूछ लेगा प्रतिबिंब सीधा होगा या उल्टा होगा। तो सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, बस आप जुड़े रहिए। चलिए बताते हैं आपको कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। देखो बच्चों, जो प्रतिबिंब होता है, इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो I इक्वल टू आपका I इक्वल टू V अपॉन U होता है। अब ये दो नए वर्ड जो आपके सामने आए, V और U, थोड़ी सी कंफ्यूजन आपके माइंड में अगर क्रिएट कर रहे हो तो मैं बता दूं बच्चों, V जो है ये प्रतिबिंब की स्थिति को बताता है। किसकी स्थिति को? प्रतिबिंब की स्थिति को। ठीक है बच्चों। और U क्या है? U बताता है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। U बताता है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। अब हम मानते क्या है? दिया ही गया है कि U जो है वस्तु की स्थिति जो है वो कहाँ है? अनंत पे है। और प्रतिबिंब कहाँ बनना है? फोकस पर। चलिए हम मान लेते हैं फोकस दूरी उस लेंस की 100 सेंटीमीटर है। कितनी है बेटा? 100 सेंटीमीटर। अगर फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर है और नीचे वाली वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है, अनंत है, मतलब अनंत से अगर 100 को डिवाइड करेंगे तो जो भी आंसर हमें मिलेगा बहुत ही छोटा मिलेगा। कितने जीरो आएंगे? पॉइंट में कोई गिनती नहीं है। आ रही बात समझ में बेटा? इसका मतलब ये है कि जो साइज है वो देखिए कितना घट के जा रहा है, बहुत ही छोटा। इन दोनों का जो रेशियो है वही हमें बताता है इमेज कहाँ बनेगी और कितनी बड़ी बनेगी। ठीक है बच्चा। इमेज के साइज के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाहें तो दोनों का जो रेशियो है V और U का, ये हमें बताता है कि इमेज कितनी बड़ी बनेगी। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि इमेज की साइज तो भाई कुछ भी नहीं है। अगर इसको सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें तो इमेज की साइज कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जस्ट लाइक अ पॉइंट है। आ रही बात समझ में बेटा? तो अगर कोई वस्तु अनंत से आएगी तो उसकी साइज हमें क्या समझ में आ रही है कि कई सारे पॉइंट्स में जीरो हो सकते हैं। इसका मतलब साइज बहुत ही छोटी होगी, बिल्कुल पॉइंट होगा। आ रही बात समझ में? बिल्कुल एक पॉइंट की तरह इमेज फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल एक पॉइंट की तरह। अब आप एक कंसेप्ट समझिए, कोई वस्तु जितनी ज़्यादा दूर रखी दर्पण से दूर रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। अगर कोई वस्तु इनफाइनाइट पे रखी हुई है, अनंत पे रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब जस्ट लाइक का पॉइंट बनेगा, बिल्कुल छोटा बनेगा। ठीक है बच्चों? तो वस्तु की जो स्थिति है अगर अनंत पे चली गई तो वस्तु का आकार क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आप कहोगे कि बिल्कुल बिंदुनुमा होगा। कैसा होगा? बिंदुनुमा, जस्ट लाइक अ पॉइंट। कैसा होगा? पॉइंट की तरह होगा बच्चों। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि वस्तु हमारी कहाँ थी? अनंत। अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो उसका आकार कितना होगा? बिल्कुल पॉइंट की तरह, क्योंकि मैंने आपसे बताया अभी कि कोई वस्तु जितनी ज़्यादा दूर होगी उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, वास्तविक या आभासी। प्रतिबिंब जो बनना है बच्चों वो वास्तविक बनेगा या आभासी? ये तो हमने बता दिया कि प्रतिबिंब बनेगा, बिंदुनुमा बनेगा। वास्तविक होगा या आभासी, ये क्वेश्चन है अगला। इसके लिए सीधा कॉन्सेप्ट आप ये समझिए कि अगर रिफ्लेक्शन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात अगर किरणें हकीकत में, रियलिटी में एक दूसरे से कहीं पे मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। आई बात समझ में? है ना गजब का कॉन्सेप्ट। अगर रिफ्लेक्शन के बाद दोनों किरणें एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पे मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? बनने वाला प्रतिबिंब आपका वास्तविक हो जाएगा। और अगर नहीं मिलती हैं
इन केस नहीं मिलती हैं, दोनों को किसी भी पॉइंट पे टच ही नहीं करती हैं, तो उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? हमेशा आभासी होगा, इमेजिनरी होगा। आ रही बात समझ में बेटा? प्रतिबिंब कैसा होगा? इमेजिनरी होगा, बिल्कुल आभासी प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अब कैसा होगा? सीधा होगा या उल्टा होगा? आ रही बात समझ में? तो बच्चों आप सिमिलर सी चीज़ें देखिए कि जब आप कुछ शीशे में देखते हैं, जब आप कुछ शीशे में देखते हैं तो वो आपको चीज़ जस्ट उल्टी ही दिखाई देती है। मिरर का जो रिजल्ट आता है अवतल दर्पण के रिजल्ट में, वो क्या आता है? हमेशा आपको वह उल्टा ही दिखाई देगा। आप एक लाइन बिल्कुल रट लीजिए कि अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले सारे प्रतिबिंब कैसे होंगे, तो आप कह सकते हैं कि उल्टा होगा। एक स्पेशल केस है अवतल दर्पण में, जब वस्तु का प्रतिबिंब, छठवां केस पड़ता है, जब वस्तु का प्रतिबिंब कहीं इसके इस साइड में ना बन के पीछे बनता है, आभासी बनता है, उस कंडीशन में सिर्फ इसका आभासी प्रतिबिंब बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब आपका कैसा होता है बेटा? सीधा होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं? उल्टे होते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट आपको ज़बरदस्त मैंने बताया कि अगर कोई वस्तु हकीकत में अगर कोई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात रियलिटी में कहीं पे मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। अगर नहीं मिल रही है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब हमारा आभासी हो जाएगा। फिर मैंने बताया वास्तविक बनने वाले सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं बच्चा? उल्टे होते हैं। और आभासी बनने वाले सारे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। तो ये इतनी चीज़ें, ये इतना कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए। इसके बाद अवतल दर्पण के हम 6 केस डिस्कस करने वाले हैं। अवतल दर्पण के हम पूरे 6 केस डिस्कस करने वाले हैं। पहला केस लेंगे बच्चों, जब वस्तु अनंत में हो, तो वो आपने देख लिया। वस्तु अनंत में रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। दूसरा केस हम डिस्कस करेंगे, वो अनंत पे ना हो और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी ना हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत अगर दोनों पे नहीं है तो इनके बीच में होगी कहीं पे, मतलब अनंत से कम दूरी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज़्यादा दूर। तब इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे सेंटर पे आ गई है तब कहाँ होगा, फिर सेंटर और फोकस के बीच में आ गई है तब कहाँ होगा, फिर फोकस पे आ गई है तब कहाँ होगा, और फिर फोकस और पोल के बीच में आ रही है तब कहाँ होगा, और फाइनली लास्ट देखेंगे जब कोई ध्रुव पे इंसिडेंट होगा तो लाइट कहाँ जाएगी। आप जानते हैं ये पहला नियम मैंने बताया था कि परावर्तक तल तुरंत चेंज कर देता है, तो इसका कहीं भी रिफ्लेक्शन नहीं बनेगा बच्चों। तो इस तरीके से हम 6 नियम डिस्कस करने वाले हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा फॉर यू। जय हिंद।